हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th के न्यूमेरिकल सेशन को कर रहे थे, जिसमें हमारा लगभग जो हमने कल आप लोगों को 8-10 सवाल कराए थे, आज हम उसके आगे कराने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जितने बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वो लोग लाइक कर दें। तो ठीक है, सभी बच्चे आ जाएंगे और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2 फिजिक्स। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे भैया। न्यूमेरिकल्स में अगला जो तरीका हो जाएगा, अगला सवाल जो हो जाएगा, देखिए यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ चलिए, यहाँ पर मैं पहला सवाल आप लोगों के सामने लिखता हूँ कल के बाद। कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर स्थित है। सत्ताईस सेंटीमीटर दूर स्थित है। वस्तु को यदि उसका प्रतिबिंब किसी पर्दे पर किसी पर्दे पर 18 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होता है। दिख रहा है उधर अंतिम तक? चलिए, 18 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के सामने सवाल दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए, करने का प्रयास करिएगा। कल हमने इस टाइप के सवाल को बता दिया था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यदि उसका प्रतिबिंब किसी पर्दे पर 18 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, ये पहला सवाल है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो आपको पता है वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग ध्यान रखें कि वस्तु की लंबाई को ओ कहते हैं।
ओ का मान आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। आगे कर एक वस्तु दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर स्थित है। वस्तु की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको यू कहते हैं। यू का मान कितना दिया है? माइनस में लिखा जाता है -27 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब किसी पर्दे पर, उसका प्रतिबिंब किसी पर्दे पर मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? v = दिया है 18 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f का मान पूछा है तथा प्रतिबिंब की लंबाई मतलब I का मान पूछा है। ये दो मान आपसे पूछे गए हैं। सभी लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए करिए इसको, फिर आगे हम अगला सवाल देते हैं आप लोगों को। जितना भी चीज़ दिया गया है सब आप लोगों के सामने लिखा गया है। यहाँ माइनस है यू का मान। हाँ, यू हमेशा माइनस होता है। चलिए देखिए क्या हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से f का मान पूछा है तो फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f की वैल्यू पूछा, 1/v के मान दिया 18 + 1/27। यहाँ पर -27 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, u का मान माइनस, कोई दिक्कत? 18 और 27 का अगर आप लसा नहीं ले पाते हैं तो आप सीधा सीधा नीचे का गुणा करिए। 18 × 27 इतना कर सकते हैं। 27 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, माइनस का चिन्ह 18 का 18 = 1/f। आगे करेंगे तो देखिए 1/f = क्या हो जाता है? 27 में से 18 का कितना हो जाएगा बताइए? 8 में कितना? 27 में कितना हो जाएगा? 9। 9 7 16 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। 8 11 18 10 28, हाँ सर 9 ही होगा। 9/18 × 27 हो जाएगा। 9 से कटा 9 दूनी 18, 27 दूना कितना हो जाता है? 54। तो 1/f = 1/54 हो जाएगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। f का मान कितना आ जाएगा भैया? 54 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। अब I का मान पूछा है, आप लोगों को पता है हम कल फार्मूला लिखवा थे, m = I/O = -v/u = h'/h। आप देखिए इसमें से कौन सा ऐसा दो चीज़ ले लेंगे जिससे आपको I का मान निकल जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर v की वैल्यू दिया है, u का दिया है, I का पूछा है और o का दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चारों चीज़ अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो यही फार्मूला यूज कर देते हैं। तो क्या है भैया? I/O = -v/u। I का मान पूछा, O का मान दिया कितना? 4 सेंटीमीटर। -v का मान कितना दिया है? 18। यहाँ से माइनस पहले से लगा और ये -27 काट दीजिए तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। इधर जाके गुणा हो जाएगा। I का मान कितना हो जाएगा? 8/3 सेंटीमीटर। इसको लिख लीजिए। H1 नहीं है भैया, वो H' है। H' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई।
ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, आप ऊंचाई ही समझिए इसको, फिर भी सवाल वही आ जाए, क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ बराबर है ना आपस में, इसलिए आप इसको दोनों को बराबर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाहे जिसको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लंबाई की बात करा है, तो लंबाई कोई भी चीज़ लंबी है या ऊंची है। अब ये देखिए ये क्या है, आप इसको कह सकते हैं कि ये इतनी ऊंची है, आप ये कह सकते हैं कि इतनी लंबी है, तो लंबाई और ऊंचाई एक ही चीज़ होती है ना, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या होता है, दोनों को मीटर में ही कहते हैं, ऊंचाई 10 मीटर है, लंबाई 10 मीटर है, समझ रहे हैं। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी करिए, आज काफ़ी ज़्यादा सवाल कराने हैं, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब जो अगला सवाल आएगा वो काफ़ी थोड़ा सोचने वाला सवाल है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके बुक में भी ये बुक सवाल दिया गया है, यहाँ पर चित्र बनाइएगा, आप लोग चित्र बनाने का प्रयास करिएगा। नीचे दिख रहा है ना, बगल में साइड देखिए पूरा दिख रहा है। चित्र बनाने का प्रयास करिएगा आप लोग। टेढ़ा सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लेकिन रहने दीजिए, इसको मिटा देते हैं, ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, एक ऐसे लाइन खींचिएगा, इसमें ऐसे करिएगा, छोटा सा ही बनाइए, फिर एक लाइन ऐसे खींचिएगा, चलिए यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाते हैं 3, ठीक है। अब ये कह रहा है, यहाँ पर इसको कह रहा है, इसका ये एक माध्यम होता है, आप लोगों को पता है, एक माध्यम होता है, ये दूसरा माध्यम होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक माध्यम होता है, और ये लाइन के नीचे दूसरा माध्यम कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से कहा है ये ऐसे कोण बनाया है और यहाँ पर ऐसा कोण बनाया है, इसका मान आप लोगों को दिया है 30 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री दिया है, और इसका मान दिया है आपको 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये माध्यम का माना है कांच और इसको माना है वायु। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल कह रहा है यहाँ पे ऐसे सब दिया है और यहाँ पर ऐसे चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया है और यहाँ पर जो दिया भैया वो 41 डिग्री दिया है। आगे ये जो दिया है यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से दिया है, इसको R माना है और इसको 45 डिग्री माना है, और यहाँ पर कांच कहा है और यहाँ पर जल कहा है, यहाँ पर वायु कहा है और फिर यहाँ पर जल कहा है। अब यहाँ पर सवाल पूरा लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन लिखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2।
चित्र ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। चित्र ए तथा बी में, चित्र ए तथा बी में किसी आपतित किरण का अपवर्तन अगर ना दिखे तो आप लोग बता दीजिएगा। किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है। किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है जो वायु में क्रमशः, जो वायु में क्रमशः, आगे लिख रहा है कांच वायु, वायु में क्रमशः कांच वायु तथा जलवायु, जलवायु अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। साठ डिग्री का कोण बनाती है। आगे कह रहा है कि उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जो जल में जल कांच, जो जल में जल कांच अंतरा पृष्ठ से जल कांच अंतरा पृष्ठ से अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। पैंतालीस डिग्री का कोण बनाती है। चलिए ये सवाल है आप लोगों के सामने और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। सवाल काफ़ी कठिन लग सकता है पर इसमें कुछ है नहीं भैया। चलिए जल्दी से आप लोग सवाल लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इस बार उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको देखिए, चलिए अब इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां दिख रहा है इस साइड यहां। चलिए चित्र नंबर 1 में देखने का प्रयास करिए, चित्र नंबर 1 या चित्र नंबर ए में। पहली बात तो 1 है अपवर्तन कोण, और 1 क्या है, आपतन कोण। अब इसमें बताइए आपतन कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण कौन सा है। तो देखिए ये जो तीर का निशान है कुछ इस तरीके से है इसमें, ठीक है, और इसमें जो तीर का निशान है वो इस तरीके से है। मतलब किरण इसमें से इधर से ऊपर जा रही है, इसमें इधर से नीचे आ रही है, और तीसरे वाले में भी नीचे से क्या हो रही है भैया, ऊपर जा रही है। और आपको पता है जो किरण ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आने वाली किरण है, और ये जाने वाली है ना। तो आप पहली जो किरण आने वाली होती है इसको कहते हैं आई का मान पहले चित्र में कितना दिया है, 60 डिग्री। अपवर्तन कोण मतलब आर का मान कितना दिया है, 35 डिग्री। और आप लोगों को पता है हवा से कांच में जा रही है तो अपवर्तनांक क्या हो जाता है, ANG हो जाता है। पहली बात यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, जैसे ये चित्र दिया है, ये चित्र में जिधर से किरण जाती है, पहले समझिए, जिधर से किरण जाती है उसको कहते हैं, पहली बात तो जिधर से किरण जा रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जहाँ से निकलती है इसको कहते हैं भैया अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए आपतित किरण से जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण से कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री, कोई दिक्कत। और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण से जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मान कितना बन रहा है, 35 डिग्री। तो इतना लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब इसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, समझ रहे हैं, इसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो अपवर्तनांक देखिए हमने कल बताया था, ए का मतलब होता है एयर मतलब हवा, तो हवा से किस में जा रही है, कांच में। तो हवा से किस में जा रही है, कांच में। जी मतलब ग्लास होता है। तो ANG बराबर क्या लिखा थे फार्मूला, आप लोग जानते होंगे स्नेल के नियम से, साइन आई बाई बराबर क्या होता है, साइन आर, पढ़े होंगे। साइन आई का मान कितना दिया है, साइन 60 डिग्री बटे साइन 45 डिग्री, कितना आ जाएगा, सॉरी साइन 35 डिग्री। अब कहेंगे साइन 35 डिग्री के मान तो हमको नहीं पता है, तो साइन 35 डिग्री का मान आप लोगों को सवाल में नहीं दिया है, लेकिन लिख लीजिएगा, ये अक्सर आप लोगों को दिया रहेगा। साइन 35 डिग्री यहाँ पर लिखिएगा, साइन 35 डिग्री का मान होता है 0.5736, इसको लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मान रखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है बताइए, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, यही होता है ना। तो 2 भागे √3 करेंगे तो कितना, √3 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1.732 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब भाग देने का प्रयास करिए, यहाँ पर दशमलव है, पहले दशमलव को हटा दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा, ऐसे समझिए। 1732 मान के करिए, नहीं तो 1.73 करना है तो 0 मान के करिए, क्योंकि 1 2 से नहीं जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा, फिर दशमलव है दशमलव आ जाएगा,
फिर 16, 2 8 16, 17 में से 16 गए 1, 2 छके 12, 13 में से 12 गए 1, तो 2 छके 12, समझ रहे हैं। तो कितना आ गया 0.866। तो इसकी वैल्यू साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी आ गई 0.866, और साइन 35 डिग्री का मान कितना होता है 0.5736। आप यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, कोई उसका मतलब नहीं होगा, कोई दिक्कत है। अब ये 4 अंक पे हो गए, इसको काट दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 8660 बटे 5736। कोई दिक्कत। अब इसको काटिएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, आप भाग दे के देख लीजिए। भाग देंगे तो आप देखिएगा 5, इसको 5000 मानिए और इसको 8000, तो कितना जाएगा 5 दूनी 10। तो आप जानेंगे कि एक ही बार जाएगा, कितनी बार, एक ही बार, 1.51 लगभग उत्तर आएगा। इसको भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा, भाग ही देना है, ठीक है। अब नहीं देखना, अब देना चाहते तो सीधा दीजिए 5736 भागे 8660, यहाँ से एक बार में ही जाएगा 5736, 10 में 6 गए 4, 6 में से यहाँ पर हो गया 5, 3 2 5, और यहाँ से 9 7 16, और यहाँ से 7 5 2 7, 2924 आ गया। दशमलव बढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिए कितनी बार जा सकता है, देखिए 29 हो गया, 29 240 हो गया ना। तो आप देखिए 5, इसको 5000 मान के पहाड़ा पढ़िए तो देखिए 5 बचे 25, मतलब कि 5 बार तो जा ही जा सकता है। तो 5000, तो 5 बार ले जाइए, समझ रहे हैं। इसको काट लीजिएगा आप लोग, 1.51 उत्तर आएगा लगभग। तो ये तो पहले का अपवर्तनांक हो गया, कोई दिक्कत। सेम इसी तरीके से आप लोग दूसरे का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो इसमें इस बार किरण कहाँ से जा रही है, वायु से जल में जा रही है। तो आपतन कोण इसमें क्या हो जाएगा, आपतन कोण मतलब आई का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अपवर्तन कोण जो होता है ये दूसरा वाला होता है, आर का मान कितना दिया है 41 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, हवा से जल में जा रही है तो ANW हो जाएगा, ANW मतलब वाटर। तो ANW बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बटे साइन 41 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, साइन 41 डिग्री का मान लिख लीजिएगा 0.6561। इसका मान तो आप लोग निकाले दिए, साइन 60 अंश का मान 0.8660, साइन 41 अंश का मान 0.6561। इसको काट लीजिएगा, देखिए 6 है, एक ही बार जाएगा 1 यह भी कितना आएगा 1.32। इसको लिख लीजिएगा 1.32, दोनों वैल्यू आ गए, कोई दिक्कत दिख रहा है ना 1.32, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ दिख तो रहा है, यहाँ खाली जगह तो है ना। चलिए 1.32। अब ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी कल ही हम लिखवाए थे, देखिएगा ANG बराबर क्या होता है, ANG बराबर होता है, ऐसे लिखवाए थे साथ, WNG मतलब देखिए इस बार किरण कहाँ से जा रही है, जल से जा रही है, कांच में। तो जल मतलब वाटर और G मतलब ग्लास मतलब कांच, कोई दिक्कत। WNG बराबर फार्मूला हम कल लिखवाए थे ANG अपान ANW, कोई दिक्कत है। ये फार्मूला कल हम लिखवाए थे, WNG बराबर ANG अपान ANW। WNG का मान हमको निकालना है, ANG का मान अभी कहीं निकाल के रखे हैं, ANG का मान देखिए निकाले हैं 1.51, कितना 1.51, और इसका मान निकाले हैं कितना, ANW का मान 1.32, यहाँ से WNG, इसको इससे कट जाएगा तो 151/132 करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटिए इसको तो यह भी आ जाएगा भैया लगभग 'ANG और ANW करिए कितना आएगा बताइए। अच्छा दूसरे वाले में एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका कोण का मान नहीं दिया है ना 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा 1.3 तो नहीं लिखा जाएगा, 1.5 ही यहाँ पर हो जाएगा भैया साइन R। अब सॉल्व करिए आप लोग,
अब एक चीज और देखिएगा, एक कंडीशन पहले यहां पर समझने का प्रयास करिए। इसको रोक दीजिए। पहले हमने ये इसका मान निकाला, आई और आर दिया था, तो हमने आई और आर रख के इसका मान निकाल लिया। सेम इसमें हमने किया, आई का मान 60 था, आर का मान दिया, तो हमने इसका निकाल लिया। अब तीसरे में जैसे हम लोग यही चीज करने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या है, जल है और ये कांच है। तो जल को क्या कहते हैं, अभी रुके रहिए, इसको इससे समझने का प्रयास करिए। ये क्या दिया है, जल दिया है। जल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, W, और उसके बाद किस में किरण जा रही है, कांच में, तो WNG बराबर क्या होता है, पहली बात तो साइन आई बाई साइन आर होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला पता है। और आई का मान देखिए आपको कितना दिया है, 45 डिग्री, यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, और आर का मान कितना दिया है, आर का मान नहीं दिया, यही तो पूछा है। अब हम कल एक फार्मूला लिखा था, WNG बराबर क्या होता है, ANG अपान ANW होता है। अभी जो फार्मूला अभी इससे पहले भी बताएं, ANW बराबर है, अब लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बटे साइन आर, कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है ये। अभी इससे पहले हम इसका अलग से मान निकाल रहे थे, इससे अच्छा है कि हम सोच रहे हैं कि एक साथ ही निकाल दें। ये हो गया और ये बराबर हो जाएंगे, आ रहा समझ में ना। अब ANG का मान कितना दिया है, 1.51 बटे 1.32। अब ये काट दीजिए, तो अब यहाँ पर बचेगा साइन 45, अंश मान कितना होता है, 1/√2 होता है अपान साइन आर। अब अगर ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो उत्तर आ जाएगा आप लोगों का। चलिए फार्मूला नहीं दिख रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए लिख लीजिए, अब आ रहा है, चलिए लिख लीजिए यहाँ से। ये फार्मूला WNG बराबर साइन 45 बटे साइन आर होता है, ANG अपान ANW बराबर साइन 45 बटे साइन आर। अब इसको सॉल्व करिए। 1/√2 का मान क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो √2 का मान क्या होता है बताइए, 1.414 होता है। ये क्या होता है बताइए, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और यहाँ पर 1/√2 की हो जाएगा 1/1.414। भाग देंगे इसको तो आ जाएगा 0.7, लिख लीजिएगा, ये सब वैल्यू दिया रहना चाहिए, 0.7071। अब आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 0.7071 अपान साइन आर। अब देखिए 132 151 था, इसको भाग देंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे पूरा, तो साइन आर इधर जाएगा, साइन आर इधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0.7071 इंटू 1.32 बटे 1.51। इसको काट दीजिएगा आप लोग, तो साइन आर बराबर आ जाएगा आप लोगों को उत्तर। इसको देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, साइन आर बराबर आ जाएगा 0.6181, और आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6181, यही उत्तर हो जाएगा। एक बार लिखिए जल्दी से, फिर से समझाएं हम।
नहीं समझ में आया? 5 को डिवाइड करोगे 200 से कितना आएगा? 5 चौके 20, 0 बचा, 20 कट गया, 0 बचा 0, और ये 18 3 18 72 720। चलिए यहाँ तक आप लोगों का हो गया होगा, मिटाएं अब, समझा दें एक बार फिर से। समझिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, 3 ठो चित्र दिया है। कह रहा है कि चित्र ए तथा बी में किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है। ए और बी चित्र में, ए चित्र है और ये बी चित्र है, जो वायु में क्रमशः, मतलब वायु में क्रमशः क्या हो रहा है कि वायु से किस में जा रहा है? कांच में। तो वायु से किस में जा रहा है? कांच में। फिर उसके बाद फिर वायु से किस में जा रहा है? जल में। यहाँ पर लिखा है जल और वायु। आगे किस में जा रही? अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ मतलब उसके पानी के अंदर जो किरण जा रही है, अभिलंब से 60 का, ये अभिलंब है, इससे कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। यही तो कह रहा है, अभिलंब से 60 का कोण बनाती है। उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण को कहते हैं आर, ये आप लोगों को पता होगा। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए जो जल के अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। आप देखिए, इसमें 35 डिग्री का बन रहा है, इसमें 41 डिग्री का बन रहा है, इसमें 45, यहाँ 45, तो यही का मान पूछा है ना। इसका मान निकालेंगे, आप कहेंगे इसका ही डायरेक्ट निकाल लिए होते, तो इसका डायरेक्ट नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको अगर यहाँ डायरेक्ट निकालना चाहें तो हमको जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों चित्र पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो पहले चित्र पे हमने अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता है। जिस में से किरण जा रही होती है उसको कहते हैं आपतन कोण। ये कोण बना आपतन कोण, और ये निकल के बाहर निकल रही उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत? आपतन कोण को कहते हैं आई और अपवर्तन कोण को कहते हैं आर। आई का मान दिया है 60 डिग्री। चित्र इस तीर से समझने का प्रयास किया करिए। जहाँ से तीर शुरू होती है उसी को कहते हैं आपतन कोण, और जहाँ से निकल के बाहर चली जाती है वो कहते हैं अपवर्तन कोण। तो 60 डिग्री और आर का मान 35 डिग्री हमें पता है। ए का मतलब होता है हवा, लिखिए। अपवर्तनांक के लिए एन होता है, और जी मतलब कांच में जा रही है तो जी। कोई दिक्कत? तो ए एन जी बराबर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, फार्मूला होता है, मान रखिए तो उत्तर ही आ गया। कोई दिक्कत? सेम यही कंडीशन इसमें अप्लाई करिए। देखिए, तीर यहाँ से शुरू हो रही फिर यहाँ जा रही है। आपतन कोण का मान कितना दे रहा है? 60 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान दिया है 41 डिग्री, यहाँ पर हमने किया है। और यहाँ पर इसका एन डब्ल्यू बराबर हो जाए, क्योंकि ए से कितने में जा रहा है? डब्ल्यू मतलब वाटर होता है, वाटर मतलब जल, बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। आई के मान 60, आर का मान 41, इसका मान रखेंगे 1.32। सेम यही प्रोसेस इसमें करने का प्रयास करेंगे तो हमको पता है इस बार किरण कहाँ से जा रही है? जल से कांच में। तो जल को कहते हैं वाटर, जी को कहते हैं ग्लास, इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। आई का मान 45 दिया है, लेकिन आर का मान नहीं दिया, यही तो हमसे पूछा है। हमको पता है डब्ल्यू एन जी बराबर होता है ए एन जी अपन ए एन डब्ल्यू, और ए एन जी का मान निकाले हैं 1.51, ए एन डब्ल्यू का मान रखें 1.32। साइन 45 अंश का मान होता है 0.7071 अपन साइन आर। साइन आर इधर जाएगा और ये 1.5 नीचे आ जाएगा, और ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो देखिए 1.3 दी का इसमें गुणा हो गया और ये नीचे आ गया। कोई दिक्कत? और ये बचा साइन आर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सर लिख दिए हैं क्या यहाँ, साइन आर लिखिए, ठीक है। तो साइन आर का मान निकालने के लिए 0.61 आ गया, आर करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये हमको पता है यहाँ पर साइन आर था, यहाँ जाता भाग हो जाता। अगर यही भाग होता तो ये हो जाता भैया साइन, ऐसे हो जाता। अब हम इसको ऊपर लेके चले गए तो ये घाते -1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0.6181। कोई दिक्कत? आ गया समझ? इस तरीके से सवाल करना होता है। आशा करेंगे सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, काफ़ी कठिन था सवाल, लेकिन ये है कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है।
चलिए आगे सवाल बताएं। लिखिए, चलिए अगला सवाल लिखिएगा, ये भी काफ़ी ठीक ठाक सवाल है। किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर, यहां पर सवाल दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर सवाल आप लोग साथ में लिख लिया करिए, फिर समझाते समय सवाल मत लिखा करिए। किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। पचास सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगी। पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। सॉल्व करिए। क्या उत्तर गुटके की अब स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए सवाल काफ़ी ठीक ठाक है, करने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए भैया इसको समझने का प्रयास करिए, काफ़ी समय हो गया, नहीं तो लेट होगा। आप लोग एक फार्मूला लिखिएगा,
अच्छा यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी मेज की ऊपरी पृष्ठ, यहाँ पर एक मेज है भैया, मेज है, इस मेज के ऊपरी पृष्ठ पर एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। यहाँ पर एक पिन रखी हुई है, मान के चलिए ऐसे। पिन कैसा होता है, मान के चलिए ऐसा ही तो होता है। पिन आप लोग जानते हैं ना, ये पिन हो गया। पिन मतलब हम लोग कहते हैं जो लोहे की पिन आती है दीवार में, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, ये इसको कहते हैं पिन, ठीक है। तो इसको कह रहा 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर, अब ये कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर, मेज के पृष्ठ के समांतर, मेज का पृष्ठ यही है, ऐसा ही है ना। अब इसको 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जा रहा था, मतलब आंख हमारी यहाँ थी और यहाँ से दूरी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा इसी पर हम लोग क्या रख देते हैं भैया, इसी पर हम लोग रख देते हैं एक कांच का, इसी के समांतर ही तो हमने एक कांच का, देखिए कह रहा कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच, पिन व नेत्र के बीच ही तो रखा है कांच का गुटका। उसी बिंदु से देखने पर पिन के नेत्र कितनी दूरी पर दिखाई देगा। अब यह कितनी दूरी पर दिखाई देगा और इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये पिन हो गया और यहाँ पर हम लोग क्या करते, पहले ऐसे देख रहे थे तो ये 50 सेंटीमीटर दूर था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसी में कांच रख दे रहा, शीशा लगा दे रहा है। शीशा लगाने के बाद कह रहा आप देखिए अब कैसा दिखेगा, यही सवाल है और कुछ नहीं है सवाल में। अच्छा ये बताइए अब इसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचने का प्रयास करिए। सेम यही चीज़ है। अब आंख से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए अब यहां से ध्यान लिखिएगा। गुटके की, गुटका मतलब क्या है भैया, खाने वाला गुटका नहीं, गुटका मतलब कांच होता है। गुटके की आभासी, गुटके की आभासी मोटाई क्या हो जाएगी, गुटके की आभासी मोटाई मतलब कि जो आपको आभास होगा, कितना आभास होगा, गुटके की आभासी मोटाई क्या हो जाएगी, वास्तविक मोटाई, ये मेज है मान के चलिए, आभासी मोटाई आपको पता है, एक तो जो वास्तविक मोटाई होगी अगर उसको अपवर्तनांक से भाग दे देंगे तो क्या हो जाता है, ऐसे लिख लीजिएगा, फार्मूला लिख लीजिए, ऐसे समझिए कि फार्मूला है कि आभासी मोटाई बराबर होता है वास्तविक मोटाई बटे अपवर्तनांक। ये फार्मूला है आप लोगों का। तो वास्तविक मोटाई कितनी है बताइए, सवाल में कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा आगे क्या पूछा है, अब ये पिन कितना दिखाई देगा, तो मतलब पिन कितनी दूर दिखाई देगा, तो पिन की दूरी, पिन की दूरी क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ से यहाँ तक दूरी आप लोगों को पता है h थी, क्या थी, h थी ना, या कैपिटल H मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक आंख था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h थी। अब ये पिन मान के चलिए थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, तो अब ये पिन कितनी हो गई, मान के चलिए इतनी हो गई। अब आप लोग सॉल्व करिए, ये h हो गया तो इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको h माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि h माइनस एक्स में x जोड़ेंगे तभी तो h आएगा। अगर इतना x है तो इतना h माइनस एक्स ही तो होगा, क्योंकि h माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए, ये कट गया तो टोटल दूरी कितना आ गई h, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब, चलिए बोल दिया करिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पिन की दूरी कैसे ज्ञात होगी बताइए, पिन की दूरी क्या है, पिन की दूरी यही तो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पिन है, यही x ही तो पिन है, ये पिन है x और ये कितना है h माइनस एक्स। तो हमारा पिन की दूरी को क्या कहेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, h माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर हो जाएगा h।
h माइनस एक्स में x जोड़ेंगे तो इस h के बराबर आएगा, इसको स्मॉल h मानिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। तब ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ऐसे समझिए। हो जाएगा कि नहीं। अब ये देखिए ऐसे समझिए, अगर हम लोग ऐसा करते हैं x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस एच, कैपिटल H पूरे H में से हम लोग अगर इतना H घटा दें, मान के चलिए इतना x घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू H माइनस एच, सॉरी कैपिटल H माइनस एच, पिन की दूरी यही तो है। अब हम लोग सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चलिए करिए। आपको वास्तविक आभासी मोटाई क्या है, गुटके की आभासी मोटाई इज इक्वल टू वास्तविक मोटाई बटे अपूर्णांक। वास्तविक कितना दिया है 50 और अपूर्णांक कितना दिया 1.5। करिए ये कितना आएगा, पहले इसको करिए तो आप लोग 50 बटे 1.5 कितना आएगा। वास्तविक मोटाई कितना दिया है 50, एक पिन 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। अच्छा अब इसकी वास्तविक मोटाई नहीं दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 बटे 1.5, 15 सेंटीमीटर आयताकार कांच के गुटके को, तो वास्तविक मोटाई कितना है 15। अपूर्णांक देखिए आगे दिया है, कांच का अपूर्णांक 1.5, इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, कितना आएगा बताइए। आप कहेंगे 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 150 बटे 15, क्योंकि ये दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा 15 दहा में 150। तो जो गुटके की आभासी मोटाई हो गई वो कितनी आ गई, गुटके की आभासी कितनी आ गई भैया 10, ठीक है। वास्तविक मोटाई इसको कहते हैं कैपिटल एच और इसको कहते हैं एन, ऐसे लिख लीजिए। पेन की दूरी x बराबर क्या हो जाएगा h माइनस एच। और इसको लिख लीजिएगा स्मॉल h। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। कह रहा है कि किसी मेज के ऊपर ही, यहाँ पर समस्या होगा, रुकिए देखिए। आप लोगों की बुक में सवाल नहीं दिया, सॉरी चित्र नहीं दिया है, लेकिन हम चित्र से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी, मान के चलिए भैया ये हमारा मेज हो गया, जड़ी हुई है मतलब पिन तो हमारा ऐसे ही जड़ा होगा ना। मान के चलिए ये पिन हो गया है, पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है, मतलब ये जो ऊंचाई दिया गया है ये 50 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 50 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर आयताकार, इसी के पृष्ठ पर एक 15 सेंटीमीटर का एक गुटका लगाया जाता है जो कि कांच का है। इसकी मोटाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, अब जो कह रहा वही कर रहे हैं। आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन इसके समांतर लगा दिए हैं, पिन व नेत्र के बीच, पिन ये है नेत्र इसके बीच में रखकर उसी बिंदु से देखने पर, अब यहीं से देखने पर ये कह रहा है कि कितनी दूर पर ये पिन दिखाई देगा। अब अगर इस कांच का अपूर्णांक 1.5 है तो क्या उत्तर गुटके की अवस्थिति पर निर्भर करता है, ये सवाल आप लोगों को दिया गया है। गुटके की जो आभासी मोटाई है, हम पूरी मोटाई को मान के चलते हैं, जो हम लोगों को आभास होगा वो एक हम लोग कितना मान के चलते हैं स्मॉल h, और जो वास्तविक मोटाई जो सवाल में दिया गया है वो उसको मानते हैं कैपिटल H। क्या मानते हैं कैपिटल H, क्योंकि आप ऐसे देखने पर क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मोटा कांच है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो केवल आपको ऐसे ही दिखाई देता है कितना मोटा है। ऐसे देखिए, अगर आप ऐसे देखने का प्रयास करिए तो कितना नीचे तक गया है, क्या ये दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। आप कॉपी में अपने देखिए, अपने कॉपी को देखने एकदम सीधे में देखने का प्रयास करिए तो कॉपी की मोटाई दिखेगी, लेकिन आभास होगा कि हाँ कॉपी मोटा है। ऐसे ही सीधा देखने का प्रयास करिए, ऐसे ये कॉपी हो गई, मान के चलिए कॉपी हो गई, आप ऐसे देखने का प्रयास करिए तो आपको लगेगा ये आपके सामने एक पेज है, नीचे की गहराई पता चल रही है, नहीं पता चलेगी। समझ रहे हैं,
तो ये हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं जो चीज़ आभास होता है तो उसको कहते हैं आभासी गहराई, आभासी मोटाई। तो हम लोग आभासी मोटाई को एच मान लेते हैं, स्मॉल एच, और वास्तविक मोटाई जो हमको वास्तव में पता है, जो सवाल में दिया है, उसको कहते हैं कैपिटल एच, और अपवर्तनांक होता है एन। तो यहाँ पर 15 × 10 इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एच। अब आपसे पूछा है इसका मान यक्स मान लेते हैं, हमको यही ज्ञात करना है। ये यक्स है और ये एच है और ये 50 सेंटीमीटर है। बस एक सवाल और, ठीक है। तो पिन की दूरी यक्स का मान ज्ञात करना है। अगर इस एच में से, इस पूरे एच में से हम लोग आभासी गहराई को घटा देंगे तो हमारा पिन की दूरी आ जाएगी। ये एच है पूरा, एच में से अगर इस एच को घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाता है एच माइनस एच। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान यहाँ पर देखिए निकाले हैं, तो क्या होता है, एच अपान एन होता है, माइनस एच अपान एन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। स्मॉल एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपान एन, हमने स्मॉल एच की जगह लिखा है एच अपान एन, कोई दिक्कत। अगर यहाँ से आप एच को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 अपान एन। अब इसी में मान रख दीजिए, और नहीं कॉमन लेना चाहते तो सीधा मान रखिए। एक्स बराबर, एच का मान कितना दिया है, 15 माइनस 15 बटे 1.5, इसको काट दीजिए तो 10 आएगा। एक्स बराबर 15 माइनस 10, एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। एक्स का मान कितना आ गया भैया, 5 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, ये गुटके की अवस्थिति पर, मतलब कि ये कह रहा है कि अवस्थिति पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि जो हम लोग कांच को लगाए हैं, क्या इसका प्रभाव है? आप ये सोचने का प्रयास करिए, इस कांच का अगर प्रभाव ना होता तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 1.5 जो यूज हुई है, इसका कोई मतलब ना होता। तो क्या कांच पर इसका प्रभाव है? बिल्कुल है भैया, क्योंकि 1.5 यहाँ पर यूज हुआ है ना। अगर हम कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर मान के चलिए हमको घर बनाना है, एक घर बनाना है, यहाँ पर 10 बोरी सीमेंट लाए हैं और 9 बोरी यूज हुआ, तो क्या हम 10वें को गिनेंगे? कहेंगे नहीं। लेकिन अगर 10 यूज हो जाएगा तो 10 को कहेंगे ना, हाँ 10 बोरी सीमेंट का यूज हुआ है, तो इसका यूज हुआ है 1.5 का, तो हम कहेंगे ये हमारा हो जाएगा कि ये अवस्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे, अब आगे कराएंगे कल। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। लोगों को बोल दीजिएगा, ठीक है।